डन है भाई, सब ओके है। शुरू करें आज की क्लास। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन कात्यानी, मैथ्स गुरु नितिन सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एसबीआई पीओ के पहले दिन की शिफ्ट में पूछे गए सभी अरिथमेटिक सवालों को सॉल्व कराने वाला हूं। आज कुछ स्पेशल डिमांड थी कि सर एक्स मानकर सॉल्व करने वाले सवाल, एक्स वेरिएबल वाले सवाल हमसे सॉल्व नहीं हुए हैं। एसबीआई पीओ के प्री में इस तरीके के सवाल पूछे गए। अच्छा, अगर एसबीआई पीओ के प्री में आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो ये मान के चलिए भाई, क्लर्क जो मेंस है आपका एसबीआई का, उसमें भी वेरिएबल बेस्ड सवाल आने वाले हैं। तो जो वेरिएबल बेस्ड सवाल हैं आपके एसबीआई पीओ प्री के या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस के, वो लगभग मैच करने वाले हैं। इस चीज़ को तैयार रखिएगा। तो जिन बच्चों का भी एसबीआई पीओ का प्री रह गया है, या जिन बच्चों को लगता है एसबीआई क्लर्क प्री हमारा क्वालिफाई है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी तरीके के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बड़े काम की होने वाली है। ठीक है, तो आज के सवालों को हम लोग शुरू कर रहे हैं एसबीआई पीओ के शिफ्ट में पूछे गए अरिथमेटिक के सवाल। तो उस सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सवाल को पढ़िए, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या सवाल आपके सामने है? हाँ, सवाल है ए बी है, एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं, कैपिटल इन्वेस्ट किया है 4:5 में। साल के अंत में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और इसके बाद जो बचेगा वो अपने कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और जो लास्ट में दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 280 रुपये का है। तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है। ठीक, तो सवाल को करें सॉल्व। सवाल पढ़ लिया होगा सभी ने, देखते हैं। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है कितना दे रखा है? 4:5 है। ए और बी का इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 4:5। ठीक, और 30% जो भी प्रॉफिट है उसका पहले इक्वली डिवाइड करेंगे। तो क्यों ना भाई 4:5 का अगर हमारे पास एक टर्म दिया गया है तो हम कोई एक अपने हिसाब से प्रॉफिट लेट कर ले जो 4:5 में डिवाइड हो जाए इजीली। तो 4:5 हो गया 9। 9 का मल्टीपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट है मेरे भाई वो लेट कर लो आप 180। टोटल प्रॉफिट कितना लेट कर लो? 180। ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट 180 लेट कर लिया जाए तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 30% है टोटल प्रॉफिट का वो इक्वली डिवाइड कर लेना है। तो 30% टोटल प्रॉफिट का जो मिलेगा हमें वो कितना आने वाला है भाई? 18 का 30% आप निकाल लीजिए। 30% हो गया 54। 54 में ए का हिस्सा 27 यूनिट होगा और बी का भी जो हिस्सा है वो 27 यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, 30%। अब इसके बाद जो बचा है इसका 70% पार्ट। 70% 180 में से 50 जाएगा 130, 4 और घटाएंगे तो रह जाएगा 126। जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो मुझे 4:5 में डिवाइड कर देना है। तो 4:5 में डिवाइड करने के लिए 9 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ पे 3 बचेगा, 9 चौक 36, यानी कि 14 यूनिट एक के बराबर आ रही है। तो 14 यूनिट का मतलब 14 गुना 4 56, 14 गुना 5 70। ये फिर से किसका हो गया? ए और बी का। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा, अब यहाँ समझने वाली चीज है भाई, ये टर्म तो दोनों के लिए इक्वली डिवाइड है तो इसमें तो डिफरेंस आया नहीं। तो डिफरेंस जो आया है हमारा कहाँ पर आया है? इन दोनों वैल्यू में डिफरेंस आया है। भाई याद रखो, यहाँ तो इक्वली डिवाइड हुआ है, 30% ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो यहाँ तो ए और बी में कोई डिफरेंस है नहीं। जो डिफरेंस है वो कहाँ पर आया है? जो बचा हुआ है वो 4:5 में डिवाइड हुआ है। मेरे पास समझ रहे हैं? तो 4:5 का मतलब भाई 1 यूनिट का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है? 280। इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट का है भाई? 14 यूनिट। 14 यूनिट कितने के बराबर है? 280 के बराबर। यहाँ से कट कर लेंगे, 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी? 20 के बराबर। अब 1 यूनिट 20 के बराबर है, सवाल में पूछा है देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो मेरे भाई जो टोटल प्रॉफिट है गुणा यहाँ पर 20 लगा दीजिए, 180 गुना 20। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा वो हो जाएगा 3600। जो टोटल प्रॉफिट है वो कितने रुपए का आ जाएगा? 3600 रुपए का। ठीक, तो ये एक सवाल आपसे पार्टनरशिप का पूछा गया है एसबीआई पीओ में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एज पर सवाल दिया गया था भाई, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना, बड़ा अच्छे तरीके से मैंने इसको सॉल्व कराया भी है पहले भी, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोबारा इस सवाल को करके देख लेते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। 3 पर्सन के एज का जो सम था वो 90 गिवन है। ठीक, और जो ए और सी का डिफरेंस है वो ट्वाइस ऑफ बी माइनस सी है। एक कंडीशन है यहाँ पर, जो ए बी और सी है
ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये टर्म हमारे पास दिया है भाई। मैं लिख ले रहा हूँ पहले ए प्लस बी प्लस तीनों का सम कितना है 90। अच्छा ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है और सी सबसे बड़ा है, ये हमारे पास डेटा है। अच्छा इस कंडीशन को अगर आप समझ पा रहे हैं भाई, इस कंडीशन को समझो। इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखकर ए बी सी को, यहां ध्यान से देखो, ए और सी का जो डिफरेंस है वो बी और सी के डिफरेंस से ट्वाइस है, डबल है ना, डबल का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये डिफरेंस आपका ए और सी का जो डिफरेंस है, अगर ये 2 यूनिट है तो बी और सी का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट आएगा। आगे। अच्छा ए और सी अगर 2 यूनिट का डिफरेंस है, बी और सी 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये भी कितने यूनिट का है भाई, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का डिफरेंस ये है, 1 यूनिट का डिफरेंस ये है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सेंस लगा सकता हूँ, जो बी की वैल्यू होगी मेरे भाई वो ठीक बीच में होगी, ए और सी के बीच में निकल कर आनी है। ठीक है, तो ए और सी के बीच में जब बी की वैल्यू निकल कर आनी है तो हमारे पास जो सम है वो 90 है। 90 को अगर मैं तीनों लोगों में इक्वली डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 30 होगी। मतलब जो बी की वैल्यू है वो 30 हो सकती है, 30 से छोटी नहीं होगी। ये एक सेंस मेरा बन रहा है। जो बी की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 30 से छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लेट कर दूं, अगर बी की वैल्यू को यहाँ पर मैं 30 रख लेता हूँ तो ए की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, तो कम से कम 29 होगी, ए की वैल्यू 29 होगी। अच्छा सी सबसे बड़ा है तो सी की वैल्यू कम से कम 31 होगी। तो जब हम तीनों का सम करेंगे तो भाई 90 बन जाएगा। एक ये हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री टर्म बन रही है, बात समझ में आ रही है। तो बी हमारे पास 30 होना चाहिए भाई, 30 से नीचे नहीं जा सकते। अच्छा 30 से अगर हम नीचे जाते हैं तो आपका जो ए का वैल्यू है वो और घट जाएगा। अच्छा 30 के ऊपर नहीं जा सकते, अगर मैं ऊपर लूंगा 31 तो नीचे 30 आ जाएगा। अच्छा बी की वैल्यू अगर 31 हो जाए तो ए की वैल्यू आपकी 30 हो सकती है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी गड़बड़ हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि सम 90 बैठना चाहिए। तो बी की वैल्यू अगर 30 है और ये हमारे पास गिवन है कि ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो हम फाइनली जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए है तो हम ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू हमेशा 30 से कम रहेगी। ठीक, तो ऐसा एक सवाल दिया गया था और इसमें दिया गया था ए का पॉसिबल वैल्यू बताइए। तो हमारे पास उसमें एक ऑप्शन था सवाल के अंदर और वो ऑप्शन था 24, जो हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है 30 से नीचे रहनी चाहिए, ये एक सवाल दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एवरेज का सवाल है, वेरिएबल बेस्ड सवाल है, प्योर वेरिएबल का यूज किया गया है। एक्स छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज दिया गया है x माइनस 10 ईयर। भाई पहले क्लियर कर दूं, मैंने जो चीज़ें पता होनी चाहिए हमारे को, बेसिक डिटेल्स मालूम होनी चाहिए किसी भी चैप्टर को करने से पहले, वो ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सम निकल कर मिल जाएगा हमारे को, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करने पर। अगर ये चीज़ मेरे को मालूम है तो मैं सवाल की तरफ आगे जा सकता हूँ। सवाल को समझना, एवरेज एज ऑफ ग्रुप एक्स स्टूडेंट इज x माइनस 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हैं x मल्टीप्लाई, इनका एवरेज कितना दिया है x माइनस 10, x माइनस 10। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सम निकल जाएगा। ठीक है, अभी आगे क्या हुआ, 2 टीचर्स का एज इसमें ऐड हो गया तो प्लस कर दीजिए, प्लस 56 प्लस 68। और अब जो एवरेज है वो 2 साल बढ़ गया है, तो इट मीन्स ये बराबर होना चाहिए। अच्छा नंबर ऑफ पर्सन पहले कितने थे x, कितने पर्सन और ऐड हुए हैं 2, तो अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे x प्लस 2। और एवरेज पहले कितना था x माइनस 10, अगर इसमें 2 साल प्लस कर देंगे तो एवरेज कितना रह जाएगा भाई x माइनस 8। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बनकर आ रही थी, पुराने सम में ये 2 एज और जोड़ दें तो नया सम बनेगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन को सॉल्व करना था। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस में दोनों को जोड़ दिया, 6 5 11 8 6 14 124 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 2x माइनस के 60। ये एक इक्वेशन बनकर आई है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा,
8 है, 2 है, प्लस का 2 है, माइनस के 6 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो अभी भी ये माइनस का कितना रह जाएगा 4x। 124 इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 140, 140। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 35। x इज इक्वल्स टू 35। एक लाइन का इक्वेशन है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फाइनल आंसर इसका 35 निकल के आ रहा था। ठीक है, ये एक सवाल आपसे पूछा गया है, एज का सवाल है, थोड़ा सा इसमें तड़का लगाया गया है एवरेज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल, बर्तन वाला सवाल है। पीछे अगर आप देखें तो शायद कराया हुआ सवाल हो सकता है, लगभग इस टाइप का जरूर कराया होगा, डिक्टो लैंग्वेज से हो ना हो, पर कॉन्सेप्चुअली यही रहने वाला है। There are two vessels A and B. Each of them contain milk and water in the ratio 5:3 and 7:5 respectively. अच्छा, ऐसा होता है ना, टीचर्स का कई बार रहता है कि सर वेरिएबल मान के नहीं करना चाहिए, एक्स मानना तो फर्जी तरीके है। भाई फर्जी तरीके नहीं है, काम के तरीके हैं। अगर अच्छे एग्जाम क्वालिफाई करने हैं ना तो वेरिएबल्स का यूज करना है। तो मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ भाई, जब भी आपको रेशियो दिया जाए, रेशियो को हमेशा वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो पहले वाले बर्तन में जो रेशियो दिया गया है मिल्क एंड वाटर का 5 और 3 है, तो मैं लेट कर ले रहा हूँ भाई, पहले वाले बर्तन में मिल्क है 5x यूनिट और जो वाटर है वो है 3x यूनिट। जबकि जो दूसरे वाला बर्तन है हम उसमें ले सकते हैं कि भाई वेरिएबल मेरे को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो अलग है, तो दूसरा रेशियो अलग लेंगे। अब इसको समझिए, दूसरे वाले का रेशियो 7:5 है, तो इसको मान लीजिए ये 7y यूनिट मिल्क है और दूसरे वाले में 5y यूनिट वाटर है। ये मेरा पहला बर्तन है और ये मेरा दूसरा बर्तन है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। आप इक्वेशन बना लेंगे तो भाई बड़े आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे रीड करो, द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन वेसल ए, क्वांटिटी ऑफ द मिल्क ऑफ वेसल ए इज 5 लीटर मोर देन द वेसल बी इन वाटर। इससे ठीक है, तो हम एक इक्वेशन रख सकते हैं 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, और दोनों का आप जब यहां से सॉल्व करेंगे 5 को कॉमन निकालेंगे, बाहर आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये निकल के आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 3, तीसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट लाइन पढ़िए भाई, नेक्स्ट लाइन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ द वेसल ऑफ मिल्क इन बी, बी में जो मिल्क है वो कितना है 7/, 29 लीटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल। ये वाला जो वैल्यू है इससे 29 ज्यादा है, तो अगली इक्वेशन बन जाएगी 7y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 29। ठीक, तो अगर मैं इस इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करूं, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास डेटा निकल के आ जाएगा। सॉल्व करते हैं भाई, कैसे होगा समझो। यहाँ y है, x है, यहाँ x है, अगर मैं ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y और ये भी बच जाएगा 3। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर 7y में माइनस 3y करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा 4y। अच्छा, माइनस के 3x में प्लस का 3x ऐड करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, 29 में 3 ऐड करेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। इट मीन्स जो y की वैल्यू है वो 8 हमको मिल जाएगी। y इज इक्वल्स टू 8। क्लियर हो रहा है? y का वैल्यू अगर 8 है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेसल b, b की टोटल क्वांटिटी बतानी है। तो b की टोटल क्वांटिटी थी भाई 7 और 5 12 यूनिट। एक y किसके बराबर है 8, तो 12y किसके बराबर होगा 12 इंटू 8। टोटल क्वांटिटी ऑफ वेसल बी कितनी आ जाएगी 96। ये एक सवाल पूछा गया है मिक्सचर का। अच्छा, वीडियो के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर अच्छे लग रहे हैं तो भाई देखना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही दूसरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आप नोटिस कीजिए भाई, इस शिफ्ट में या जो भी अरिथमेटिक के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एज वाले जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअली लगभग एक जैसे सवाल हैं। एज और एवरेज
को कंबाइंड करके सवाल बनाए गए हैं। तो ऐसे सवालों पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप SBI PO का एग्जाम देने जाएं या SBI क्लर्क मेंस देने जा रहे हैं तो उसमें जरूरत पड़ेगा। पहले ही मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, इस्तेमाल करना इस चीज का। 5 साल पहले एवरेज ऑफ 2 पर्सन A एंड B whose present age x-5 y+5 है was 30 ईयर। प्रेजेंट में दो व्यक्ति हैं भाई A और B, A की एज तो दी है x-5 और जो B की एज दी है वो दी गई है y+5। और 5 साल पहले इनके जो एवरेज थी वो कितनी थी? 30 थी 5 साल पहले। अच्छा, एवरेज 30 था, दो लोग थे तो दोनों का जो सम रहा होगा वो कितना रहा होगा? 60 5 साल पहले। अच्छा, 5 साल पहले 60 है तो 5 साल जब आगे आएंगे तो A की एज में भी 5 ऐड हो गया, B की एज में भी 5 ऐड हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं A प्लस B का जो प्रेजेंट में सम बैठेगा वो बनेगा 70। 5 साल दोनों का जुड़ जाना है। अगली लाइन, रेशियो ऑफ देयर एजेस इज आफ्टर 5 ईयर 9:7। 5 साल बाद और आगे जाना है भाई। अच्छा, 5 साल और आगे जाएंगे तो A प्लस B का जो सम है भाई वो 70 की जगह 80 हो जाएगा, 10 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 80। 5 साल दोनों का फिर से जुड़ जाना है। और यहाँ पर इनका रेशियो दे रखा है हमारे को 9:7। तो इस टर्म को मैं 9:7 में डिवाइड कर लूं, 9 7 16 से काटेंगे, एक यूनिट 5 के बराबर आएगी। इसका मतलब A की जो एज आएगी वो 45, B की जो एज आएगी वो 35। 5 साल पहले, कितने साल पहले की बात हो गई? 5 साल पहले। तो 5 साल अगर पीछे आ जाए प्रेजेंट में तो A की एज तो मिलेगी 40 और B की एज मिलेगी 30। क्लियर हुआ? 5 इसमें से घटा दीजिए, A का एज मिलेगा, 5 इसमें से घटा दीजिए, B का एज मिलेगा। सवाल में पूछा गया है वैल्यू ऑफ y बता दीजिए, तो y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 30, तो y इज इक्वल्स टू 25। ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाना है। ठीक है, छोटा सा आपको वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं था, डुएबल सवाल था, होना चाहिए था। नेक्स्ट, बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर भी एक इक्वेशन बन रहा है और एक आपके फ्रैक्शन का यूज किया गया है। 16.6 याद रखिएगा 1/6। 16.6 का वैल्यू कितना होता है? 1/6। सवाल पढ़ना है। द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 24 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारे को गिवन है 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, the speed of the stream is 16.6% of downstream speed। जो पानी का स्पीड है डाउन स्ट्रीम स्पीड का 1/6 है। तो वाटर का जो स्पीड निकल के आएगा भाई 24 का 1/6 कितना निकल के आ जाएगा? 4। डाउन द रिवर स्पीड अगर 24 है, वाटर का स्पीड अगर आपका 4 है, तो इट मीन्स जो बोट का स्पीड है वो कितना रह जाएगा? 20। बोट का स्पीड 20, वाटर का स्पीड 4 है, तो इसका मतलब अप स्ट्रीम जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 16। 20 में से 4 कम हो जाएगी। 4 डेटा हम लोगों को मिल गया। अगली लाइन, द बोट कैन कवर द D किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड D प्लस 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टोटल 5.5 आवर्स। तो D किलोमीटर का डिस्टेंस प्लस D प्लस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम लगा है हमको कितना? 5.5 घंटे। तो टाइम प्लस टाइम इज इक्वल्स टू, हमें इक्वेशन बनाना था, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल्स टू 5.5 आवर। और टाइम के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे को गिवन थी, हम D1 यहाँ पर रख लें। पहला वाला डिस्टेंस कितना है? D अपॉन में अप स्ट्रीम गया है तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आई है आपका? 16 प्लस दोबारा में D प्लस 12, यहाँ स्पीड कितनी है? 24। टोटल टाइम कितना लगता है? 5.5। 5.5 को हम लिख सकते हैं 11/2। क्लियर हो गया? इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम आ गया आपका भाई 48, इधर हो गया 3D प्लस में ये हो गया 2D प्लस में हो गया 24 इक्वल टू में हो गया 11/2, 11/2। इस इक्वेशन को भाई सॉल्व करना है। अच्छा, 3D प्लस 2D ये टोटल आपके पास हो गया भाई 5D। 48 को इधर लेके जाएंगे, 24 से कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा 5D इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 48 और माइनस हो जाएगा इसमें से 24।
ठीक, 2 से काटेंगे 24, तो 24 गुना 11 माइनस 24 है, तो एक 24 घटा दीजिए, 24 गुना 10 कर लीजिए, यहाँ पर आपका रह जाएगा 240। तो 5D का जो वैल्यू आएगा वो 240, तो D का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 48। D इज इक्वल्स टू 48। बात समझ में आ गई? D का वैल्यू 48 मिल जाना है, और यही सवाल में पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ D। शायद जो पेपर में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पेपर में शायद D+12 का वैल्यू या D+50 कुछ ऐसा वैल्यू पूछा गया था, तो D का वैल्यू आ गया, उसके आगे तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं किस टॉपिक से पूछा गया है। परसेंटेज का सवाल है। मंथली सैलरी ए का 20% रेंट पे खर्च किया है, अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, ये सवाल बच्चे को क्वेश्चन मेरे को दिया बच्चे ने, और बोला कि सर बड़ा कैलकुलेटिव सवाल आया था, इजी नहीं था। तो भाई कैलकुलेटिव था, पर हमें इसमें अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना था। भाई 19.99 को ना 20% लेना था, 20.01 को 20% लेना था, 15.06 को 15 ले लेना था। अच्छा, लास्ट में जो डिफरेंस है वो 280 रुपये 12 पैसे का है, उसे 280 मान लेना था। हमें समय बचाना होता है, कैलकुलेशन को कम करना होता है, तो उसके हिसाब से जाना था। सवाल पढ़ते हैं। ए ने अपनी टोटल इनकम का 20%, भैया टोटल इनकम अगर हम यहाँ 100 ऐड कर ले तो 100 में से 20% तो निकाल दीजिए अलग रेंट का। ठीक है, अब इसके बाद जो बचेगा, बचा कितना 80%, 80 का फिर से 20% लिया है, जो कितने के बराबर बैठता है 16 के बराबर। इसका 20% फिर से लिया है, वो खर्च किया गया है ट्रैवलिंग पर। अच्छा, ट्रैवलिंग पे खर्च करने के बाद 16 निकाल देंगे तो यहाँ 64% बचेगा, और 64% का 15% फिर से कैलकुलेट करना था रिमेनिंग का। तो 15%, 15 छिक्के 90, 15 चौका 60, यानी कि 9.6% निकल के आएगा। 9.6% किस चीज पे खर्च किया गया है? फूड पर। ये खर्च हुआ है फूड पर। अभी बचा कितना? तो 64 में से 10 घटाया तो 54, और 0.4 और जोड़ दीजिए, हो गया 54.4। ये रिमेनिंग बचता है, और इस रिमेनिंग पार्ट को इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड और एसआईपी में 5:3 में। तो 5:3 में इस टर्म को मेरे को डिवाइड करना है भाई, 5:3। 5 और 3 8, 8 से काटेंगे तो 1 यूनिट हो गई आपका 8 6 48, यहाँ पे बच गया आपका 6 8 8 64, यानी कि 6.8। तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 6 30 और 5 8 24, यानी कि हो गया 32 5 6 30 5 8 40, सॉरी, तो ये हो गया आपका 34। ये टोटल कितना बन जाएगा आपका 34। ठीक है, हमें डिवाइड करना था 5:3 में। तो इधर जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 34, तो इधर जो वैल्यू आएगा वो बचेगा 20.4%, क्योंकि 54 है। ठीक है, इसमें डिवाइड कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। सवाल आगे क्या है? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन SIP एंड स्पेंड ऑन रेंट इज 280। तो दो चीजों का अंतर मेरे को दे रखा है भाई। दो चीजें कौन कौन सी? एक तो रेंट, और ये म्यूचुअल फंड था, ये हमारा SIP था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है भाई, ध्यान से देखो तो 0.4 का है। 0.4 किसके बराबर है? 280। तो 280 डिवाइड बाय 0.4, टोटल हमें बताना था इनटू 100। 4 से काटेंगे 700 बार कट जाएगा 0.4 से, तो इसका जो फाइनल हमारे को मंथली इनकम मिलेगा वो 70,000 रुपये का कैलकुलेशन निकल के आ रहा था। तो सवाल को ना आपको इजी बनाना था, अप्रोक्सीमेशन से इसका सवाल को करना था। अप्रोक्स डेटा हम लोग लेते तो 70,000 ऑप्शन में गिवन था। ठीक है, तो परसेंटेज को अप्रॉक्स के अकॉर्डिंग किया जाता है भाई। इससे एग्जाम का ना नेचर पहचानने की कोशिश कीजिए कि परसेंटेज पर बेस्ड जो सवाल आएंगे वो हमें अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जो एग्जाम्स पूछे जा रहे हैं उसमें किस तरीके के अप्रोच को लगाकर सवालों को किया जा सकता है या किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, इसके लिए आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना होता है। तो हम यहाँ अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करके परसेंटेज के इस सवाल को बहुत आसान बना सकते थे। नेक्स्ट, अगेन वेरिएबल वाला सवाल ही दिया गया है भाई। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक पेन का क्रय मूल्य X रुपए है और इसका जो MRP है इसके क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया है इस पर, ठीक,
अगर सीपी को 100 रुपये कम और एसपी को 80 रुपये ज़्यादा कर दिया जाए तो जो प्रॉफिट है वो 60% बन जाएगा। एक्स नहीं मानते हैं इसको ना, एक्स की जगह, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला 40% ज़्यादा होता है, तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनता है 40% इज इक्वल टू 2/5 होता है। तो हम इसका जो सीपी है वो 5x लेट करते हैं, इसका जो एमआरपी है वो 7x लेट करते हैं, और जो डिस्काउंट था वो 20% था, तो 20% 7x का 7 दूनी 14 1.4 निकाल देंगे, तो जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 5.6x बचता है। ठीक, अगली लाइन, अगर इसके सीपी को 100 रुपये कम कर लिया जाए तो सीपी हो जाएगा 5x माइनस 100, और जो सेलिंग प्राइस है उसे 80 रुपये बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 5.6x प्लस 80, तो जो प्रॉफिट है वो 60% होगा। अच्छा, अगर प्रॉफिट भाई 60% होता है, 60% का मतलब 3/5, तो सीपी 5 यूनिट और एसपी 5 प्लस 3 8 यूनिट हो जाना चाहिए। तो इन दोनों के बीच जो रेशियो है 5 और 8 का है, तो हमने एक इक्वेशन बनाया 5x माइनस 100 अपॉन में 5.6x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 5/8। ठीक है, क्योंकि 60% है, 3/5 का प्रॉफिट है, 5 सीपी हो गया, 8 इसका एसपी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 पंजे हो गया 40x, माइनस के हो गया 800, इक्वल में 5 पंजे 25, 5 छः 30, यानी कि हो गया 28x, और प्लस में 400। 28x को इधर लाएंगे तो 12x, 800 जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा 1200, x का वैल्यू 100 निकल के आ जाएगा। x इज इक्वल टू 100। तो हाँ भाई, इतने वेरिएबल का यूज किया गया है तो इनका इस्तेमाल करना सीखिए, इसे सॉल्व करना सीखो। तो x की वैल्यू अगर 100 हमारे को मिल जाती है तो पूछा है फाइंड इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमने 5.6x माना है, एक x की वैल्यू 100 है, तो जो इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा वो 5.6 इंटू 100। फाइनली जो इसका रिजल्ट था या आंसर था वो था आपका 560, 560। उम्मीद है समझ में आ गया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, वेरिएबल पर सवाल दिया गया था। हाँ, मैं जरूर बोल सकता हूँ भाई, एक ये सवाल है जिसे मैं बिना वेरिएबल के भी थोड़ा सा सेंस लगा के सॉल्व करूँ तो ट्रिक के तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, मैं एक शॉर्ट रील में इसका सॉल्यूशन लिख कर दे दूंगा आपको क्या बन सकता है। ठीक है, बाकी सवालों पे वेरिएबल का इस्तेमाल करना था। अगला सवाल देखते हैं। एक मेंसुरेशन का सवाल दिया गया है फिर से। भाई मेंसुरेशन आपको बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड मेंसुरेशन है, आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस आपको इक्वेशंस ड्राइव करनी आनी चाहिए। तो लगभग एसबीआई पीओ का चाहे प्री हो चाहे एसबीआई क्लर्क का मेंस हो, मेरे हिसाब से डुएबल क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में मिल रहा है। एग्जामिनर बहुत टफ क्वेश्चंस तो नहीं दे रहा है, पर ठीक है, मॉडरेट लेवल है, करने लायक सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 528 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर देन द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद हो तो L इंटू बी होता है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। ये दो चीजें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए पहले से। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे को दिया है, एरिया का 528 है। अच्छा, लेंथ हमारे को दी है, हम यहाँ लेट कर लें भाई। जो लेंथ है ये 26x है, जो ब्रेथ है वो 11x है, और जो रेडियस है उसका रेशियो भी 11:7 है। किसके साथ? ब्रेथ के साथ। तो ब्रेथ ऑलरेडी 11 है, तो रेशियो को बदलने की भी जरूरत नहीं। तो रेडियस होगा इसकी 7x। तो दोनों के बीच का डिफरेंस L इंटू बी और पाई आर स्क्वायर, दोनों के एरिया का जो डिफरेंस है वो 528 है। तो ये इक्वेशन हमको रखना था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 26x इंटू 11x, और इसमें से माइनस होना था पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू में रेडियस 7x इंटू 7x, और इक्वल टू में आना चाहिए था 528। ये एक इक्वेशन निकल के आ रहा है। 26 को गुणा 10 से किया 260, प्लस हमने 26 और जोड़ दिया तो हो गया 286x स्क्वायर माइनस 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 22 20 2 7 140 और 14 154 x स्क्वायर बराबर 528। 6 में से 4 गया 2 आ गया, 28 में से 15 गया तो 13 आ गया, 132x स्क्वायर बराबर 528। इससे ये कट जा रहा है, x स्क्वायर बराबर 4, तो x का वैल्यू 2 मिल जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2। और सवाल में पूछा गया था फाइंड द रेडियस, तो हमने रेडियस को 7x माना है। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था 7 इंटू 2, फाइनल आंसर इसका 40।
x का वैल्यू 2 था। एक सवाल मेंसुरेशन का है भाई, बहुत सुंदर सुंदर सॉल्यूशन आपको और अच्छे तरीके से कराए जा रहे हैं। अगेन वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, मैथ्स गुरु नितिन सर के नाम से है। ठीक, ये सवाल भी अच्छा था, मेंसुरेशन का सवाल है। चलिए एक और सवाल आपके सामने। जनरली हम ये बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम को थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है। नंबर सिस्टम का एक सवाल दिया गया है, द सम ऑफ 5 consecutive even number of set A and consecutive odd number of set B is 405। इसको समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझो भाई। कोई भी इवन नंबर का सीरीज अगर मैं बना रहा हूँ, इवन नंबर का सीरीज समझो, अगर मैं कोई भी एक इवन नंबर का सीरीज बना रहा हूँ तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, इस तरीके से चलता है। अच्छा, कोई भी ऑड नंबर का सीरीज अगर हम बना रहे हैं तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इस तरीके से चलता है। तो अगर मैं ध्यान से इस चीज को सीरीज को पकड़ूं तो भाई यहाँ +2 हो रहा है, फिर 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 +2 हो रहा है। सेम ऑड नंबर में भी +2 +2 +2 +2, मतलब चाहे कोई इवन नंबर की कॉन्सिक्यूटिव सीरीज हो या ऑड नंबर की, +2 +2 +2 +2 करके चल रहा है। ठीक, तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना था। 5 आपके इवन नंबर है कॉन्सिक्यूटिव और 5 ऑड नंबर है। तो भाई अगर मैं पहले वाले को x मान लूं तो दूसरा x +2 हो गया, तीसरा वाला x +4 हो गया, फिर x +6 हो गया, फिर x +8 हो गया। ये हो गए 5 इवन नंबर, 1 2 3 4 5। ये कैसे नंबर है हमारे पास? इवन। अच्छा, अब अगली चीज है, मेरे पास ऑड नंबर भी है, तो ऑड नंबर में x वेरिएबल तो नहीं रख सकते, तो y रख लिया, y हो गया, y +2 हो गया, y +4 हो गया, फिर y +6 हो गया और y +8 हो गया। ये हो गया मेरा ऑड नंबर का सीरीज। तो ये दो सीरीज है हमारे पास, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सीरीज है और ऑड नंबर का सीरीज है। सवाल को पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया था। इफ द सेकंड लोएस्ट ऑड नंबर, सेकंड लोएस्ट ऑड नंबर, भाई ऑड नंबर की सीरीज ये है और सेकंड लोएस्ट ये है। second lowest odd number is 5 more than the second largest even number। second largest even number ये है और ये 5 ज्यादा है, तो हमारी इक्वेशन बन गई y +2 और इसमें से माइनस हुआ x +6 इज इक्वल्स टू 5। तो ये एक इक्वेशन बन गया y माइनस के x। अच्छा, प्लस का 2 माइनस के 6, तो ये हो गया माइनस का 4। प्लस का 2 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 प्लस का 2 -4, और -4 जब इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, यानी कि 9। एक इक्वेशन ये मिलेगी y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9। पहला ड्रिवल है ना, इस तरीके से मिल रहा है। आगे बढ़ते, अगली लाइन पढ़िए, क्या है भाई, कहाँ गया ये रहा। 5 मोर देन द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द सम ऑफ सेकंड लोएस्ट एंड इवन नंबर। अच्छा, इसमें एक इंफॉर्मेशन और है, यहाँ पर देखते हैं। इफ द सेकंड लोएस्ट ऑड नंबर, ये हमने लिया, इज 5 मोर देन द सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर, देन द सम ऑफ सेकंड, कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, देखिए कहाँ रह गया। सेट ए की लगातार 5 संख्याओं और 5 बी की 5 में, तो एक जगह में दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरी सबसे छोटी सम से कितना ज्यादा होगी। एक्स वाई वाई वाई, और कुछ है हमारे पास मेरे भाई। अच्छा हाँ, एक इक्वेशन और है हमारे पास, कुछ नहीं है। हाँ, एक इक्वेशन और रह गया, वो ये कि इन सब का जो सम है वो हमारे पास दिया हुआ है, ये रहा 405। तो इसे हम ऐड कर लेना, तो 1x 2x 3x 4x 5x, तो ये टोटल कितना हो गया 5x। ठीक है, प्लस में 2 4 6 6 12 और 8 20, प्लस दूसरे को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 y, प्लस में 2 4 6 8 और 12 हो गया 20, बराबर 405। दूसरा इक्वेशन ये हमारे पास है, इसकी मदद से दोनों वेरिएबल कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 5x प्लस का 5y। अच्छा, 20 + 20 40, उधर चला गया, घट जाएगा 365। 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो x + y का वैल्यू 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 73। दूसरी इक्वेशन ये मिल गई हमारे को। तो दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, सवाल देखते हैं। अब दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करना है भाई, a + b a - b वाला टर्म है, तो दोनों को एक बार जोड़ के आधा कर दीजिए। 73 9 82, y इसमें बड़ा है, 82 का आधा कर लेंगे तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 41। अच्छा, y की वैल्यू 41 आ जाएगी, तो 41 इसमें से घटा दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 32।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। तो ये हमारे को एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। सवाल को खत्म करते हैं, पूरा करते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या डेटा है और अवेलेबल। हाँ, वाई की वैल्यू 41 है, तो सीरीज थी हमारी 41, 43, 45, 47 और 49। एक्स की वैल्यू 32 है, तो पहला नंबर था 32, फिर 34, फिर 36, 38 और 40। इन सब का सम 405 होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल क्या है? सवाल में पूछा है फाइंड द सम ऑफ सेकंड लोएस्ट इवन नंबर, सेकंड लोएस्ट इवन नंबर यानी कि 34, एंड द सेकंड लार्जेस्ट ऑड नंबर, सेकंड लार्जेस्ट ऑड नंबर कितना है 47। तो दोनों का सम कर लेंगे 34 प्लस 47, तो 4 3 7 4 11 और 7 यानी कि 81। इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस तरीके के सवालों में भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं कि दोनों नंबर के जो मिडिल टर्म है, मतलब ये वाला एक कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, दोनों सीरीज का जो मिडिल टर्म है और 5 नंबर की सीरीज है जिसका सम कितना है 405 है, तो जरूर इसकी एक मदद लेके हम सवाल को कर सकते थे। 405 को अगर मैं डिवाइड बाय 5 कर दूं तो 81 आ जाता, यानी कि मेरे को बीच की दोनों संख्याएं मिल जाती। ये ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 81 हम लोगों को दोनों का रिजल्ट बीच का मिल जाता। अगर 81 मिलता है और अगर 81 हमको मिल जाता तो हम इसको और इसको कंपेयर करके इजीली सवाल को कर सकते थे, बना सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये थे हमारे आज के टोटल 10 सवाल हैं अरिथमेटिक के जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिनमें वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, या मुझे लगा थोड़ा अच्छे सवाल थे, मुझे अपनी वीडियो में सॉल्व कराने चाहिए। ठीक है, तो सवाल और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क के पेपर आपके मेंस के स्टार्ट होने वाले हैं, पीओ के पेपर चल रहे हैं। तो अगर आप बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवे की या किसी भी तरीके की आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स अगर आपको वीक लगता है तो अब वीक नहीं लगेगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। हर चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं अपनी वीडियोस में। ठीक, वीडियो के साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।